चलो, ओमकार कह रहा है बच गए। चलो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी है जरा ध्यान से समझते हैं 2 मिनट। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान इधर देना। हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे भाई। अच्छा, इससे पहले भी एक रिवीजन जरूरी है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। जब चार्ज रेस्ट पे रहता है, ध्यान से सुनना इधर, जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करता है। हाँ, अगर मान लो सिंगल एक चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखेंगी, इस टाइप की दिखती है भाई। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मान लो ये चार्ज 2 कूलम का है। मान लो मैं यहां से 1 मीटर बाद कहीं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम कहोगे सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये चार्ज अगर यहीं पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 1 मीटर दूर पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन यहां से मैं 2 मीटर दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग मिलेगी। 0.5 मीटर पे रहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग मिलेगी। इसीलिए हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बोलते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म को हम ऐसे ड्रॉ करते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। याद है सारी बातें? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पेस में है, टाइम में नहीं है। इसका क्या मतलब कि ये 1 मीटर दूर वाला पॉइंट, आज सुबह भी मैं चेक करके गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी थी, शाम को एक बार फिर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने आया, उतनी ही है। मतलब टाइम के साथ, या कोई सी को बैठा दिया दिन भर वो वैल्यू चेक कर रहा था, दिन बीतता चला गया, टाइम बीतता चला गया, लेकिन ये 1 मीटर दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। समझ में आई बात? इसी तरीके से 2 मीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी वो 1 मीटर वाले से तो अलग थी, बट यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हुई। ठीक, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसने, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर ये कह सकता हूं कि प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड विच डज नॉट वेरी विद टाइम, जो कि समय के साथ चेंज नहीं होती है, स्पेस में तो चेंज होती है। इतनी बातें सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा भाई कि एक चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बट अगेन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वेरी कर रही होगी स्पेस में, बट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर हमने पढ़ा करंट के लिए भाई, करंट कैरिंग एक वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट अगेन, जैसे मान लो मैं तुमको बोल दूं 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहां से 1 मीटर बाद मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और ये इनफाइनाइट वायर है, तुम कहोगे सर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई आर। तो अगर मैं आर फिक्स कर दूं, अगर मैं आर फिक्स कर दूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स हो गई? हाँ, आर फिक्स करने पे तो हो गई ना। तो दिन बीतता रहने दो, दिन समय के साथ क्या वो वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। लेकिन मैं आर की वैल्यू 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 करता चला जाऊं, आर को वेरी करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है। मतलब अगेन, अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। इसमें किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, स्पेस और टाइम दोनों की बात हो रही है। ठीक है, ये बातें क्लियर है? अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है भाई कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो उसके ऊपर फोर्स लग जाती है Q इंटू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगी निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सबको पता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा है एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है, उस केसेस में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। इतनी बातें सबको क्लियर है? अब आते हैं एकदम बढ़िया सी बात सीखते हैं। देखो जरा, हमने सीखा, चलो उसको बाद में बात करते हैं। मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहां पे इस तरीके की एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है। ये बार बार मैं सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, एक उसका मेरा रीजन है, मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो तुमको लगेगा सर सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों बोल रहे हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसा हो गया कि ये कुछ इस टाइप्स का, हमको साइड से देखने पे हमको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, और फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, सिलेंडर है ये।
ऐसे आगे जा रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है, और साइड से देखने पे तो सर्कुलर दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? ये रीजन क्या है इसका, मैं अभी थोड़ी देर पे आऊंगा। अभी के लिए मान लो एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बट ये टाइम वेरिंग फील्ड है। मान लो सपोज अपना वही 2t² ये टाइम के साथ वेरी हो रही। यहाँ पे रख दिया हमने उठा करके एक चार्ज जो कि रेस्ट पे है, जो कि रेस्ट पे, मान लो प्रोटॉन रख दिया, मान लो प्रोटॉन रख दिया। चलो चार्ज और हटाओ, यहाँ पे रख दिया प्रोटॉन। हाँ, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से इस प्रोटॉन का क्या होगा? तुम्हारे हिसाब से इस प्रोटॉन का क्या होगा? हाँ, तुम्हारे हिसाब से प्रोटॉन क्या करना चाहिए? पड़ा रहेगा वहीं पे या इधर उधर भागेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? हमने पढ़ा है एक रेस्ट, एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे है उसपे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा पाती, ऐसा पढ़ा है हमने। और अगर फोर्स नहीं लगा तो जो पार्टिकल रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही पड़ा रहता है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जाता है वैसे ही जाता रहता है। बोलो, तो तुम लोग के हिसाब से या हम लोग के हिसाब से या जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके हिसाब से इस चार्ज पार्टिकल को तो रुका ही रहना चाहिए था। हाँ, लेकिन देखे कि भाई ये तो सर्कल में घूमने लग गया, ये तो सर्कल में घूमने लग गया, सर्कल में घूम रहा है भाई, दिमाग खराब हो गया। ये तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, इस पे फोर्स लगाने लगा तो लगा कौन रहा होगा भाई? अगर हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, भाई जब वेलोसिटी ही नहीं थी इसके पास तो फोर्स लगेगा ही नहीं, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग करता चला जाऊं। समझ में आ रही बात? फिर बात समझ में आई भाई, रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे तो एक ही फील्ड फोर्स लगा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो लगा नहीं सकती। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैसे? क्योंकि शुरुआत में भी मैंने एक बार ऐसे ही फील्ड रखी थी, बस वो मैग्नेटिक फील्ड जो थी मैंने 2 टेस्ला फिक्स कर दिया था। तब जब ये प्रोटॉन था तो ये प्रोटॉन दिन से रात हो गई वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, कोई सर्कुलर मोशन या कुछ भी नहीं कर रहा। फिर दिमाग खराब हो गया कि भाई वही मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पे तो फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब ये क्यूवीबी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया से बैठ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग ली, ये प्रोटॉन घूमने लग गया। प्रोटॉन को घुमा तो पाएगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड चाहे जो हो जाए, क्योंकि रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगती नहीं है। ये तो पक्की बात है। मतलब दिक्कत क्या हुआ, और यहाँ कैसे प्रोटॉन रुका हुआ वहां कैसे चलने लग गया? और ये तो पक्की बात है कि भाई रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी ही नहीं। हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी ही नहीं, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं। तो भाई, अरे ईएमएफ जनरेट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हाँ, ये बात उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आज तक हमको पता था कि कोई चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कोई चार्ज पार्टिकल ही। हमें लगता था आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला एक ही है, चार्ज पार्टिकल। आज पता चला कि चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही हो किसी रीजन में तो वहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है इसलिए उसका नाम रखा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसका नाम रखा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर समझ में आया भाई कि ठीक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बात उन्होंने एक बात कंक्लूजन के साथ बोल सकते, ये बात क्यों बोली होगी तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा नहीं सकता था, लेकिन वो चलने लगा, मतलब उसको चलाया होगा किसी ने, और चलाने वाले के लिए, और रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे तो सिर्फ एक ही लोग फोर्स लगा सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बोला भाई कि यहाँ पे, और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई थी तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुई थी, क्योंकि तब तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नहीं तो तुम तो ये भी कह सकते हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट थी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती, लेकिन अगर तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होती तो ये प्रोटॉन चलता, नहीं चला। मतलब अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही वो क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, उसका नाम रखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, बोल दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का बात तो आ गई, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? और ये भी सवाल उठा कि दो तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे
वड़ा पाव तुम खाने गए, तो वड़ा पाव तुमको यहाँ छोटू की दुकान पे भी मिला, कहीं और कोई सोपान राव के यहाँ भी मिला तुमको, ठीक है? मिला, मिला तुमको दुकान, हाँ? दोनों लोग वड़ा पाव बना रहे हैं, बट क्या दोनों के वड़ा पाव में कोई अंतर? नाम तो दोनों लोग बोलेंगे भाई वड़ा पाव ही दे रहे हैं, बट क्या कोई अंतर है कि कोई मतलब सिमिलरिटी है? बिल्कुल सेम है। अब ये चेक करने गए, हाँ, अब ये चेक करने गए कि भाई एक चार्ज पार्टिकल द्वारा प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर है कि मतलब मान लो ऐसे रख दिया जाए ला करके वड़ा पाव, तुम देख करके बता पाओगे कि भाई छोटू का है कि ये वड़ा पाव का, ये सोपान राव का वड़ा पाव है? देख करके क्या बता पाओगे? वही बात कि अगर मेरे सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो क्या मैं देख करके बता पाऊंगा क्या, या उसका इफेक्ट देख करके जान पाऊंगा क्या कि भाई ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो चार्ज ने प्रोड्यूस किया है और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने। समझ में आ रही बात? क्योंकि दो तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो जरा सोचो, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रही होगी? क्योंकि चार्ज पार्टिकल ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी इसीलिए सारी बातें अभी रिवीजन कराई हैं। एक चार्ज पार्टिकल, हाँ, तो भाई हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है यार। और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेट वो प्रॉपर्टी लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज पे जाती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन कुछ नई तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो मैंने बताया था यहाँ पे लिखना चाहिए हमको एक्चुअली में दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव पे जाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये जो नई तरीके की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिनके लिए क्लोज्ड पाथ पे अगर मैं वर्क डन कर दूं तो जीरो हो जाता है, या फिर तो मैं ऐसा कहूं कि जिनके द्वारा वर्क डन जब किया जाए तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पे डिपेंड करता है। बट इस टाइप के जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, पाया गया ये नॉन कंजर्वेटिव है। कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव। क्यों है वो भी बता दूंगा, अभी क्यों है वो भी बता दूंगा। तो हमको आज के बाद हमारी इंफॉर्मेशन इनहेंस्ड हो गई है। अब हमसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स कौन कौन है, तो हम कहेंगे चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। समझ में आई बात? बस दोनों में अंतर ऐसा है कि जो चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव होती है, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, वो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल देंगे। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। हालांकि F इज इक्वल टू क्यू ई वाला जो फॉर्मूला है ये अभी भी वैलिड है। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लगा ही रहा होगा ना भाई, फोर्स तो लगी रही है, बट हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड ही वैसे वेरी होती जा रही थी, तो F इज इक्वल टू क्यू ई हो रहा है। ठीक। अब सवाल उठता है सर, ठीक है तो मतलब ये क्लोज लूप बना रही है, सब कुछ समझ आ गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, केमिस्ट्री में पढ़ लिए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अरे ऐसा बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली, एनर्जी पढ़ ली, एच न्यू एस सी बाई लैम्डा, सब कुछ पढ़ लिए। बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा सा पढ़े जब, तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है। हाँ, बट कैसे प्रोड्यूस होती है? हमने लिखा अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। हाँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम देखे हो भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और फिर ये नीचे जाएगी तो फिर ये पीछे जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ है। तो मन में सवाल उठा भाई, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है क्या? आंसर आया हाँ, आंसर आया हाँ। ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। नाम होगा इसका एम्पियर सर्किट लॉ। हमने पढ़ा था ना, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। एक्चुअली में वो लॉ अधूरा है, उसको सही किया मैक्सवेल ने, और उसमें एक टर्म ऐड किया जिसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। वहां से पता चला कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल चलता है तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एज ए रिजल्ट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बर्थ दे देती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते रहती है। ऐसे ही चलते चले जाते हैं और इनका डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होता है। समझ में सिमेट्री भी बैठ गई भाई, कि अगर मतलब दोनों का, अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरे को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा चेंज हो रहा है तो
एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चले जाते हैं, वो सारी बातें आगे की है। तो अब सवाल आया भाई कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर हमसे कोई कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे निकालते थे पूरा चैप्टर ही पढ़ के रखा है। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेंथ एक वायर रखा होगा तो 2 के लैम्डा बाई आर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरा एक चैप्टर ही निकाला था। इस पे तुमसे बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, बट मैं तो फिर भी तुमको अगर जितना पूछेगा उतनी सारी बातें बता रहा हूँ। तो अभी तक की जो बातें उसको लिखेंगे हम लोग। हाँ, अच्छा एक बात और जरा सोचो तुम, अभी तक सबके सामने से ये बातें गुजर रही थी बट ध्यान नहीं गया। देखो, अब अगर चार्ज नहीं होता यहाँ पे, हमने देखा भाई दो तरीके से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक को नाम दिया मोशनल ईएमएफ। ये एक मेटल है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा v वेलोसिटी के साथ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। बट इसके लिए क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं करना पड़ा हमने। हमने तो इसके लिए पूरा एकदम इसका सब कुछ समझ लिया कि भाई एक चार्ज पे फोर्स लग रही होगी इधर उधर, इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, ये नेगेटिव पोल, ये वाला पोर्शन नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। तो इसके लिए कुछ ज्यादा, इसके लिए मोशनल ईएमएफ को तो हम पूरी फिजिक्स समझ गए। बट जरा ये बताओ, मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या हर बार ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए मोशन रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मैं सिंपली एक लूप रख दूं और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो ईएमएफ तो आएगा ना भाई, ईएमएफ आएगा। लेकिन इस बार बिना मोशन के आ गया, तो रीजन क्या रहा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो इस बार रुके हुए हैं, तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगने नहीं वाली। लेकिन ईएमएफ आया और करंट आई, मतलब उसको कोई चला तो रहा होगा। और हमने कहा ईएमएफ आई मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा तो क्यों आया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी। फिर से मोशनल ईएमएफ का सारी बातें पता है हमको। हमने क्या किया, एक लूप को उठाया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही, फिर हमने देखा ईएमएफ आया। हमें तुरंत ही दिमाग में ख्याल आना चाहिए था कि भाई ये ईएमएफ आई क्यों। फैराडे तो सिर्फ ये बता के चले गए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्यों होता है ये तो बताया नहीं। वो ये तो बताया नहीं ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है। ईएमएफ इसलिए इंड्यूस होता है क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एज ए रिजल्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कोई लूप की जरूरत नहीं होती, एयर में भी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करने लगूं तो इस एरिया में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और अगर इस एरिया में सॉरी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और मतलब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो क्या लूप की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। बट करंट फ्लो होने के लिए लूप कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आई बात? चलो बहुत ज्यादा बता दिया, अगर ज्यादा आगे जाऊंगा तो तुम लोग सब भूल जाओगे। थोड़ा थोड़ा लिखते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डाला था हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख देंगे ई सबस्क्रिप्ट में आई एंड इंड्यूस्ड। ठीक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली लाइन, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर लिखना चाहिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से अच्छा लिखना चाहिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर देगी जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है भाई, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस electric field is this electric field is non-conservative, non-conservative in nature। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब
क्लोज लूप के अलॉन्ग अगर इसका वर्क डन देखेंगे तो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो अभी देखेंगे। वो अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप। हाँ, एफ इजिकल टू क्यू ई अभी भी लगा सकते हैं, ई की जगह बस ई इंड्यूस्ड आ जाएगा। अच्छा, अब वो वाला जो एग्जांपल बनाया था उस एग्जांपल को बना लेते हैं। चलो पहले इतना लिखो आराम से, इसमें कोई सी भी बात जैसी जो समझ में नहीं हो, एग्जांपल, हालांकि ये सारी बातें मैंने एग्जांपल के बेसिस पे की थी, अब एग्जांपल नीचे बना लेते हैं। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, आगे जाकर के देखेंगे ईएम वेव्स में कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। This electric field is non-conservative in nature. Induced electric field form closed loop. F is equal to Q E induced. इतनी बात क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया था हमने? कुछ इस टाइप की सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ली थी। हाँ, अब सवाल आता है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्या सर कोई और तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती तो वहां पे उसके चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती? होती, सब कुछ होती। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल जो अभी मैं दूंगा, हमारे सिलेबस में हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है सोलिनॉइड की बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसी हिसाब से सोलिनॉइड कुछ इस टाइप का होता है, इस पे वायर लपेट दो, सोलिनॉइड बन गया। सोलिनॉइड के इनसाइड हमने पढ़ा था, इनसाइड एन आइडियल सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, अगर सोलिनॉइड में इस तरीके से वायर लपेट रखे हैं और साइड से देख रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज इस तरीके से जा रही है, हमको तो इस तरीके की ही दिखाई देगी भाई, दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। और एक आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो। और इनसाइड किस तरीके से? सर्कुलर में ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी, या कोई इस तरफ से देख रहा होगा तो उसको बाहर की तरफ आती हुई दिख रही होगी। वो तो मैं बाहर की तरफ भी फील्ड बना सकता था, पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री क्यों बनाई पता है? इस वजह से बनाई क्योंकि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का भी हम आगे यूज लेकर के एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो बट ये एक जनरल फिनोमेना है, कहीं भी दिखेगा। चलो ये हो गया। तो फिर हमने अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, तो फिर ये अच्छा ये कैसे घूमने लगा, मुझे कैसे पता चला? मैंने इमेजिन किया कि भाई अगर यहाँ पे एक लूप होता तो उसमें करंट की तरफ फ्लो होती, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है टाइम के साथ, तो ऐसी करंट फ्लो होती जो उसको हटाना चाहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो करंट की डायरेक्शन में जाएगा, तो मतलब ये जो प्रोटॉन रखा हुआ है वो कैसा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, अगर इलेक्ट्रॉन रखा होता क्लॉकवाइज घूमने लग जाता। ठीक। तो बस यहाँ पे ऐसा लगो, यहाँ पे एक प्रोटॉन रख दिया रेस्ट पे और ये ऐसे घूमने लग गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे दो लाइन की कहानी लिख देता हूं ताकि तुमको बाद में भी याद रहे। एक इधर 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 बातें मत भाई, एक प्रोटॉन को रख दिया रेस्ट पे, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। इधर 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 मैं दो लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुमको बाद में नोट्स देखने में समझ में आ जाए। प्रोटॉन was placed in a time varying magnetic field, placed at rest। प्रोटॉन was placed, बातें नहीं भाई, जल्दी जल्दी लिख लो। प्रोटॉन was placed at rest in a time varying magnetic field।
प्रोटॉन वॉज प्लेस्ड इन एट रेस्ट इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, एक प्रोटॉन को उठा करके टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट एग्जर्ट, हाँ अच्छा ये इससे लिखो, प्रोटॉन स्टार्ट्स start moving, proton start moving in circular trajectory, but magnetic field cannot exert, but magnetic field cannot exert any force, but magnetic field cannot exert any force on a charge at rest। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगा नहीं पाएगी, विच मीन्स दैट, या फिर ये लिख सकते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन exert force on charge at rest, charge particle at rest, according to that we concluded that time varying magnetic field has produced, time varying magnetic field has produced an electric field which is exerting force on proton। क्या बात क्लियर है? सारी बातें लिख दी भाई, तुमको आराम से नोट्स में देखोगे सारी बातें समझ में आएंगे। देख लेते हैं एक बार। प्रोटॉन वॉज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन को उठा करके रखा, प्रोटॉन स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, प्रोटॉन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में घूमने लग गया। अब मैंने कुछ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है इनसाइड है। अब इनसाइड रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आउटसाइड रहेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, वो तो अलग की बात है, वो तो हम समझ जाते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन चार्ज एट रेस्ट, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगा नहीं सकती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस पर फोर्स लगा सकती है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने कंक्लूड किया कि भाई एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसकी वजह से चार्ज सर्कल में घूमने लगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो सर्कल में आ गई। ये बात क्लियर है? तो वो सारी बातें तो हम लोग लिख ही चुके हैं कि नॉन कंजर्वेटिव है और सर्कुलर लूप फॉर्म करती है, वो सारी बातें हम लोग लिख चुके हैं। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें भाई, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो हमको फैराडेज लॉ से पता है। क्या पता है भाई? इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है। बोलो ये है? अच्छा भाई ये ईएमएफ लिखा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन है क्या? सॉरी, ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन है, या सिंपली बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है। उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जरा, हाँ बिल्कुल सही बात है, सब लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, जरा इधर ध्यान से सुनो। या इसको डेल की जगह डीवी भी लिख सकता हूं। हमने डिफाइन किया था भाई पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में डिफाइन किया था, डीवी होता है डी डब्ल्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
सही बात है। हाँ भाई, वर्क डन को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। और अगर मान लो वर्क डन किसी क्लोज लूप में हो रहा हो तो यहाँ पे क्लोज लूप का सिंबल एक इस तरीके से लगा दूंगा। और यहाँ पे चार्ज पर बना हुआ है, ये डीवी है। थोड़ा आराम से समझाने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, क्यू इंटू ई। चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज आ गया अगर बाहर तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया। डेल वी को लिख सकता हूँ ई डॉट डीएल। और साइन से हमको पता होता है, बाद में देखा रखा है कि यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस डेल वी और डेल आर आता था ना, तो यहाँ पे मैं माइनस ई डॉट ईएल लिख सकता हूँ। ठीक, ये हमने साइन से देख रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है। अच्छा, ई डॉट डीएल अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती तो उसके लिए किसी चार्ज पार्टिकल को क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन क्या होता, जीरो। और यही नहीं, कोई सी भी कंजर्वेटिव फील्ड है उसके लिए वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ क्या होता है, जीरो। अच्छा, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसी ई को मैं लिख सकता हूं माइनस ई डॉट डीएल। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं सिर्फ इसको इसको देखूं, ये तो इसके बराबर ही है। ये माइनस माइनस साइन गया, ये आ गया मेरे सामने, अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू डी फाइव पी बाई डी टी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही है। कैसे पता सर, इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ बी ए, सपोज थीटा में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, आरएचएस में मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो क्या किसको प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ नॉन जीरो है। अगर यहाँ पे ई डॉट डीएल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती तो ये ई डॉट डीएल की वैल्यू क्या होती, जीरो। जीरो 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 होता। चलो, अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो तो मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं इस पे और भी बहुत ज्यादा बता सकता हूँ, बट ठीक है। हाँ, छोटे ही बच्चे हो भाई। ठीक है, एक आगे जाके पढ़ते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, एक होता है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, उससे हमको पता चलता है कि कोई भी फील्ड, जैसे बात करते हैं ना, कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। बस उसको कुछ मत करो, उसको दिमाग में मत डालना, बट मेरा लिखने का मन कर रहा है, मुझे याद आ गया। ये है स्टोक्स थ्योरम। ये ई डॉट डीएल तो सबको पता, तुमको आरएचएस से तो तुम वाकिफ हो, एलएचएस तो तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ये डेल सिंबल भी तुमको नहीं पता, ई नहीं पता है, ये एरिया इंटीग्रल भी तुमको नहीं पता है, वो सारी बातें जाने दो। अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव होती तो आरएचएस जीरो होता। तो हम लोग चेक करते हैं कोई सी भी फील्ड, मान लो हमको एक एग्जाम में फील्ड दे दिया ई, कुछ भी 2x² और आई कैप प्लस ऐसा, चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर उसका डेल क्रॉस ई जीरो आ गया मतलब वो कंजर्वेटिव है। अगर उसका डेल क्रॉस ई नॉन जीरो आया मतलब ये वाला टर्म नॉन जीरो है, मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ पे क्या ई डॉट डीएल नॉन जीरो है, मतलब ये फील्ड कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती तो ये ई डॉट डीएल क्या होता, जीरो आ रहा होता। बट क्या ये जीरो आ रहा है क्या, नहीं, मतलब फील्ड कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव है। इसीलिए तो मैंने कहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आई बात। ये सब हम लोग बातें नहीं करेंगे, ऊपर से हो जाएगा। चलो, तो भाई कहाँ पे आ गए हम लोग, फैराडेज लॉ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ। हाँ, तो ई डॉट डीएल लिखना मेरे लिए बहुत आसान हो गया भाई, ये तो कोई कठिन बात नहीं है। ये है कठिन बात भाई। बी डॉट ए, मुझको कोई तुम एरिया बता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लूप की आवश्यकता है क्या, अरे कोई लूप की आवश्यकता ही नहीं है भाई। तुम बस पता करो कि कहाँ पे बताना है मुझे, मतलब दूरी बता दो, वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दूंगा। क्या लूप की आवश्यकता है क्या, नहीं, कोई लूप की नीड नहीं है। चलो लिखो इसको इतना, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिल्कुल। बस उसके बाद खत्म हो जाएगा, इंड्यूस इंड्यूस ईएमएफ में इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इससे बाहर का कुछ आएगा भी नहीं। ठीक, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा।
कहाँ ओमेगा है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा है भाई पोटेंशियल। अच्छा वो पूछ लिए। नहीं कई लोग लिख भी लेते हैं ओमेगा बना के, चिंता नहीं, ऐसे तुम अकेले थोड़ी हो। कई लोग का ऐसा रहा होगा जैसे दिख रहा वैसे डिजाइन बना लो। कौन सा वापस पढ़ना ही है इसको। ऐसे कॉलेज में हम लोग प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लेते थे, मान लो एक आध सब्जेक्ट जिसमें मन नहीं लग रहा उसका प्रैक्टिकल फाइल मान लो कम, ऑब्जर्वेशन निकाल लिया फाइल वगैरह लिखने के लिए, लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ चिंता मत करो, जैसा दिख रहा बस वैसा बना दो अपने फाइल में। हाँ, राइट हैंड साइड में लिख देना कि भाई मैंने डेल वी को इस तरीके से कैसे लिख पाया हूं, मैं माइनस ई डॉट डीएल क्यों लिख पाया, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ई डॉट डीएल इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाइव, फाइव को मैंने बी ए लिख रखा है, हालांकि कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, थीटा का डिपेंडेंसी नहीं देख रहा हूँ। हो गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। और फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बनाते थे ना, पॉजिटिव से गई निगेटिव पे खत्म हो गई, इस तरीके से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि एक ही तरीके की बनेगी, बट उसको बना के देख लेंगे। डन। जल्दी कर लो। अरे हो गया भाई। चलो। हाँ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ, तो मैं तुमको सिचुएशन बता देता हूँ, हालांकि वो सिचुएशन इतना क्वेश्चन में नहीं एक्सप्लेन करेगा, बट मैं तुमको बता देता हूँ। एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट ऐसे एंटर कर रहा है, इस तरफ से करंट एग्जिट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ रहेगा, वाइंडिंग्स कहीं रहेंगी, इधर से करंट इंटर किया, ऐसे घूमते घूमते इस तरफ से एग्जिट कर गया। अगर कोई साइड से देख रहा होगा, अगर कोई साइड से देख रहा होगा तो उसको तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही दिखाई देगी भाई, सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। हाँ, अगर ये लग रहा है ये ऊपर से जा रहा है तो इस तरीके से चला जाता, तो मैं अपने ऑब्जर्वर को ही इधर भेज देता हूँ, इसको तो ऐसे आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। हाँ, इधर को आते दिखाई देगी, दूर जाते हुए सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते भी हैं हम लोग भाई इस तरीके से। हाँ, इधर से निकलती है, इधर से घूम करके आती है, जस्ट आउटसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। हाँ, जस्ट आउटसाइड सोलेनोइड, दूर कहीं पे जाएगा, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड है ना, हम लोग आइडियल सोलेनोइड लिए थे जिसका लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो इस तरफ कहीं पे दूर पे जाके आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लो तीन जगह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहें, बट ये जो करंट है, दिस करंट इज टाइम वेरिंग, दिस करंट इज टाइम वेरिंग। अब ये करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, म्यू नॉट एन आई, अगर करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लूप हो ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं। समझ में आई बात। अब हम तीन रीजन में जानना चाहते हैं, अब ये तीन रीजन उसी टाइप के हो गए जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मतलब इनसाइड द सोलेनोइड किसी दूरी पे जानना चाहेंगे, आउटसाइड द सोलेनोइड जानना चाहेंगे, बस, और सरफेस पे तो निकल ही आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरफेस पे तो आसानी से निकल आता है। समझ में आ गई बात। चलो, तो इसका रेडियस अगर मैं आर बोल दूं,
तो सपोज मैं जानना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम रीजन आर लेस देन कैपिटल आर। पहला रीजन फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, कोई एक ऐसा दूरी होगा यहां से, ये पॉइंट है आर, इस पॉइंट पे मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं। कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी भाई, कुछ इस तरीके से जा रही होंगी मान लो। हाँ, कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे। चलो, ई डॉट डीएल क्या आएगा, हर जगह पे डीएल एलिमेंट और ई के बीच का एंगल क्या है, जीरो। डीएल और ई देखो, हर समय भाई ई ऐसे है, टेंजेंशियल है ना, ई डॉट डीएल के बीच का एंगल जीरो है, ई बाहर आ जाएगा और डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी। चलो एक लाइन लिख ही देता हूं यहाँ पे, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है डीबी बाई डी टी, करंट चेंज हो रही, एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, ये फ्लक्स वाला है ना, ये तो फ्लक्स का है ना, इतने से हमको फ्लक्स देखना था, इतने से फ्लक्स निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर से कोई लेना देना नहीं। और ये डीएल का पूरा इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ इसकी क्या हो जाएगा, ई इंटू टू पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। इसमें किसी को कोई शक हो तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी किया है बस, और कुछ नहीं। रटना हो तो ऐसे रट लो कि ईएमएफ को मैं ई डॉट डी एल लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, और बी चेंज हो रहा है, ए कांस्टेंट करा, ए था वो एरिया जिससे लूप जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, दैट इज पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। ये पाई से पाई खत्म हो गया, आर से की आर खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आर बाई टू डीबी बाई डी टी। तो अगर मुझे डीबी बाई डी टी पता हो, वो मुझे आसानी से पता हो सकता है, और मुझे आर बता दे कि ये सोलेनोइड मान लो 3 सेंटीमीटर का है, तो एक्सिस से 1 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं बता दूंगा, 1 रखूंगा यहाँ पे, 2 रखूंगा, डीबी बाई डी टी मुझे पता है, तो मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ध्यान दो, ध्यान दो, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एक्सिस पे बिल्कुल कम होगी, जैसे जैसे बढ़ते चली जाएगी आर से दूरी, यहां से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आउटसाइड पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। 5 मिनट बचा हुआ है, आउटसाइड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतनी जगह थी, ये एक्चुअल में कोई लूप है क्या, नहीं लूप वूप नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि भाई इतने जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई लूप नहीं है वो। ठीक, इतने जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या जानना चाहता हूँ, अब अगर सोलेनोइड के हिसाब से देखूं, सोलेनोइड के हिसाब से देखूं तो कहां पे जानना चाहता हूँ, यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे जानना चाहता हूँ, फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब सपोज यहाँ किसी पॉइंट पे जानना चाहता हूँ, ये डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही है, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड से, मतलब ये स्मॉल आर कैपिटल आर। अब आउटसाइड द जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो थी, ठीक है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना भाई, इतने रीजन में तो है ना, इतने रीजन में तो है, बाहर नहीं है, इतने रीजन में है। और अब फिर क्या लिखूंगा, ई डॉट डीएल, अगेन लिखूंगा ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए। अच्छा, ई फिर से भाई ई डॉट डीएल की वैल्यू ई इंटू टू पाई स्मॉल आर आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा बोलो भाई, यहाँ पे अब इसके थ्रू देखना चाह रहा हूं, तो इसके थ्रू अगर मान लो ऐसा मैं तुमको लूप देते थे, अभी तो कोई लूप नहीं है, अगर ऐसा लूप देते थे तुमको सर्कुलर लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इतने से ही पास हो रही होती, तो क्या लिखते तुम भाई, फ्लक्स कितना लिखते, बी इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर लिखते,
ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। एक सर्कुलर लूप थी, सिर्फ इतने जगह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। मैंने तुमसे फ्लक्स पूछा था, तुमने बोला था सर बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो ये एरिया मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि कितने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। समझ में आई बात? और ये ई डॉट डीएल में तो स्मॉल आर आएगा, क्योंकि ये ई डॉट डीएल तो लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं इसका। समझ लो भाई बात को। समझ में आ रही? बोलो। नहीं आ रही बात समझ में? ई डॉट डीएल में ये ई कांस्टेंट है, डीएल तो इसका लाइन इंटीग्रल है ना भाई, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये तो 2 पाई आर आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में जो यहाँ पे बी ए में डीबी बाई डी टी तो वैसे ही लेने वाला है। एयर ये जो एरिया है, ये तो वो एरिया जिससे फ्लक्स पास हो रहा, दैट इज पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इतने ही दूर से पास हो रही है। पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा ना, पक्का? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? यहाँ पे आएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर और डीबी बाई डी। ये क्या हो जाएगा? अभी कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई खत्म हो गया बस, और कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाई 2 आर डीबी बाई डी। खास देखने वाली बात है कि आउटसाइड द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या ग्राफ बना पाओगे क्या? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे स्ट्रेट लाइन, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/r स्क्वायर का वेरिएशन नहीं है, 1/r का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो इसको। समझे? मैक्सिमम कहां पे? मैक्सिमम यहाँ पे सरफेस ऑफ सोलिनॉइड, सरफेस ऑफ सोलिनॉइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कल इस पे ग्राफ बनाएंगे, 5 मिनट का समय लगेगा।